नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं, वक्त हो गया है सवाल इंडिया का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। तो न्यूज रूम से अपने स्पेशल शो में प्राइम टाइम की शुरुआत में हम आपको बिहार की हर राजनीतिक गतिविधि, हर हलचल की हर तस्वीर दिखाएंगे, हर अपडेट देंगे, सीटों को लेकर क्या चल रहा है। तो आज हमने आपके लिए स्पेशली 6 तस्वीरें तैयार की हैं, जिन तस्वीरों के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगी। देखिए, इन तस्वीरों के केंद्र में है सबसे बड़ा सवाल, वो ये कि टिकटों को लेकर जो मारामारी जारी है उसमें लोकप्रियता वर्सेस संघर्ष में कौन जीतेगा। तो पहली तस्वीर जरा आप देखिए बेगूसराय से, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के सपोर्टर्स आपस में भिड़ गए और आपको यहां पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है, पुलिस को बल प्रयोग तक करना पड़ गया। ये हाल है, और ये हाल कब है? जबकि कल का दिन यानी 17 तारीख नामांकन का आखिरी दिन है पहले फेज की वोटिंग के लिए। अब ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, मुकेश सहनी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। मैंने आपको 17 तारीख हाईलाइट की है, और ये इसलिए क्योंकि देखिए कल का दिन नामांकन के लिए पहले फेज की वोटिंग के लिए आखिरी दिन है, और उससे पहले तक अभी सीटों को लेकर पिक्चर क्लियर नहीं है। तो मुकेश सहनी की डिटेल आगे शो में होगी। लेकिन तीसरी तस्वीर पर अब जरा नजर डालिए, जहां पर महुआ वैशाली में आप तेज प्रताप यादव को यहां देख रहे हैं सीट फाइल करते हुए, लेकिन फोकस करना होगा उनकी दादी की तस्वीर पर, जिन्हें लेकर साथ निकले हैं। घर से तो देखिए, पार्टी से तो पहले ही निष्कासित कर दिया गया, घर से जो टकराव की स्थिति है उन सब के बीच इन तस्वीरों का महत्व है। चौथी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दानापुर सीट से जेल से नामांकन करने के लिए रीतलाल यादव पहुंचे। रीतलाल यादव कौन है? रंगदारी का आरोप और जेल में बंद, लेकिन अपना नॉमिनेशन फाइल किया। और इनके सामने चुनावी मैदान में कौन है? रामकृपाल यादव, जिन्हें केंद्र से विधानसभा चुनाव लड़वाने के लिए लाया जा रहा है। केंद्र में हमेशा अहम रोल में रहे, लेकिन दानापुर से इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए मोतिहारी से, जहां पर आपको AIMIM के उम्मीदवार के सिर पर टोपी, लेकिन माथे पर दिखाई दे रहा है तिलक, कौमी एकता का प्रतीक बताते हुए, जहां पर आई लव मोहम्मद के साथ हर हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं, और AIMIM के टिकट से ये चुनावी मैदान में। अगली तस्वीर देखिए, जहां पर टिकट के अरमां कैसे आंसुओं में बह गए, ये आपको कार्यकर्ताओं के भीतर, प्रत्याशियों के भीतर दिखाई दे रहा है। और ये तस्वीर इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए, क्योंकि सीटों को लेकर जो मारामारी है ना, उसमें कहीं पर लोकप्रियता से जो कैंडिडेट पिछड़ गए, गठबंधन की मजबूरियों से कुछ लोग पिछड़ गए, कुछ इसलिए पिछड़ गए कि कुछ स्टार कैंडिडेट्स को पैराशूट लैंडिंग के जरिए लाया गया, जैसे कि मैथिली ठाकुर को लेकर जो विरोध विश्री लाल यादव बता रहे हैं, जो कह रहे हैं कि लोकप्रियता के आधार पर उनके संघर्ष को पार्टी ने अनदेखा कर दिया। तो इन 6 तस्वीरों में हमने आपको बिहार की पॉलिटिक्स का आज के दिन का पूरा लब्बो लुआब बताया। लेकिन अब आज की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मुकेश सहनी को लेकर जो है। मुकेश सहनी VIP पार्टी के अध्यक्ष, महागठबंधन में उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी, इसे लेकर आज का दिन इसलिए अहम था क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले सुबह 12 बजे होनी थी, फिर समय बदलकर शाम 6 बजे हुआ, क्योंकि खबरें आई कि राहुल गांधी के साथ उनकी बातचीत हुई है, कुछ समझाया गया है, बुझाया गया है। तो अब खबर ये आ रही है कि जो शाम 6 बजे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी वो भी कैंसिल हो गई, और इस बीच बातचीत का दौर लगातार जारी है। हुआ क्या? कल आखिरी दिन है पहले फेज की वोटिंग के नॉमिनेशन का, तो आखिर क्या होने वाला है? सीधे ग्राउंड पर चलते हैं अपने सहयोगी मनोरंजन भारती जी के पास। मनोरंजन जी, देखिए, अभी कुछ दिन पहले मुझे ध्यान है मनोज कुमार झा ने ट्वीट किया था, और उन्होंने ये कहा कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े जो गांठ पड़ जाए। अब सवाल ये है कि समझाने बुझाने की, रिश्ता बनाने की, मनोज झा तो कह रहे थे कि इस दोहे की प्रासंगिकता हमेशा है, लेकिन अगर मुकेश सहनी नॉमिनेशन के आखिरी दिन के पहले तक भी नहीं मान पा रहे हैं, वहां पर एक डील स्ट्राइक नहीं हो पा रही है, तो आखिर महागठबंधन के बीच इतना कंफ्यूजन, इतना टकराव चल क्यों रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक आपने बताया कि 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, बीच में 4 बजे का भी टाइम आया, तो 4 बजे भी नहीं हुई, फिर 6 बजे का टाइम आया, 6 बजे भी नहीं हुई, अब देखते हैं कितने बजे का टाइम आता है। इस बीच में ऐसा कहा जा रहा है कि RJD के एक नेता जो है वो राहुल गांधी के पास दिल्ली गए हुए हैं, तेजस्वी यादव नहीं, उनके नंबर 2 माने जाते हैं, तो वो गए हैं राहुल गांधी से बातचीत करने के लिए, और वहाँ से कुछ आएगा निर्देश तभी होगा। 2 सीटों को लेकर के मुकेश सहनी जो है वो नाराज हो गए। एक दरभंगा की सीट है गौरा बौराम करके, वो सीट जो है पिछली बार NDA में रहते हुए मुकेश सहनी की पार्टी ने जीता था, वहां से मुकेश सहनी अपने किसी फैमिली वाले को लड़ाना चाहते थे। और दूसरी सीट है सिमरी बख्तियारपुर। सिमरी बख्तियारपुर जो है RJD की जो है जीती हुई सीट थी, वहां से पिछली बार
करीब 2000 वोट से मुकेश सहनी हार गए थे। इस बार खुद चुनाव लड़ना चाहते थे, तो आरजेडी ने सीटिंग सीट तो छोड़ी नहीं, वहाँ से भी अपना कैंडिडेट यूसुफ सलाहुद्दीन को सिंबल दे दिया। और गौरा बराम की जो सीट है, जहाँ से जो सहनी जी का गांव है वहीं से आते हैं, वो सीट अपने पास रखना चाहते थे और उन्होंने आरजेडी को हराया था 2020 में। उस सीट पे भी आरजेडी ने सिंबल दे दिया। तो सहनी जी के लिए कोई सीट बची नहीं है, मतलब वो कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब उनके लिए ये संकट पैदा हो गया है, यदि बातचीत नहीं बनती है और वो सिंबल वापस नहीं ली जाती है दरभंगा, खासकर गौरा बौराम सीट से, तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। उनको मालूम भी नहीं है कि उनकी जो संख्या जो कही गई थी उसमें कितनी उनके उम्मीदवार रहेंगे, कितने आरजेडी के उम्मीदवार रहेंगे, क्योंकि उनको ये कहा गया था कि एक पर्टिकुलर संख्या आपको इस पर लड़ना है, बाकी जो आप सिंबल आपका रहेगा, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के नेता आपके सिंबल पे लड़ेंगे। लेकिन अभी तक महागठबंधन की तरफ से कोई भी नंबर्स हमें नहीं दिए गए हैं कि इस गठबंधन में कौन सा दल कितना। कब तक कुछ क्लैरिटी आ पाएगी? अब आज के दिन में देर शाम देर रात तक कुछ इस पर जवाब मिल पा रहा है सोर्सेज से? जी माफ कीजिएगा एक बार फिर से। कब तक कुछ इस पर तस्वीर साफ हो पाएगी? देर शाम देर रात तक? अब तो बातचीत दिल्ली दरबार में चली गई है, तो वहीं से कुछ होगा तो शायद चीजें बदले। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि शायद चीजें बहुत ज्यादा नहीं बदलेगी। कांग्रेस की तरफ से भी इसी बात पर लेकर के एक स्टैंड स्टिल बना हुआ है, उनके तरफ से भी कोई। ठीक है, चलिए फिर इसका इंतजार रहेगा। लेकिन फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आपसे अपडेट्स हम लेने के लिए आगे भी आते रहेंगे। तो मनोरंजन भारती लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं और बिहार की हर पॉलिटिकल हलचल का पूरा एनालिसिस आपके सामने सीधे ग्राउंड से रख रहे हैं। देखिए, अब महागठबंधन का जहां तक सवाल है, ना तो अभी लेफ्ट पार्टीज की तरफ से, ना वीआईपी की तरफ से, ना आरजेडी की तरफ से, ना कांग्रेस की तरफ से सीटों को लेकर अभी तक पिक्चर क्लियर है। और योगी आदित्यनाथ जो आज मौजूद थे बिहार में चुनावी प्रचार में, रैलियों में, दानापुर में उन्होंने रामकृपाल यादव के पक्ष में रैली की, लेकिन इस दौरान महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा और इसे बुरके वर्सेस विकास की लड़ाई बता दिया। गठबंधन में फिर शरारत शुरू की है और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुरके का। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में एंट्री मारते ही योगी आदित्यनाथ कांग्रेस और आरजेडी दोनों पर हमलावर हो गए। इंडी गठबंधन में फिर से एक उन्होंने शरारत शुरू की है और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुरके का। जब भी बिहार विकास के बारे में चर्चा कर रहा है, जब बिहार के नौजवानों के मुंह पे विकास की चर्चा है, जब विकास की प्रतिभा को लेकर के बिहार का नौजवान आगे बढ़ना चाहता है, तब यहां पर बुरके को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। आप मुझे बताइए, क्या इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? 1990 से 2005 तक बिहार का जंगल राज और परिवारवाद आपने देखा होगा। कौन वे लोग थे जिन्होंने बिहार की ज्ञान भूमि को परिवारवाद और अपराध की भूमि बना करके यहां के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था? उस कालखंड में किस प्रकार से रौंदने का काम हुआ था, यह किसी से छुपा हुआ नहीं। अब बिहार में अपराध को अपनी बपौती बना करके अपहरण का उद्योग चलाने का दुस्साहस नहीं कर सकता। अब तो केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर के विकास के जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, उन कार्यक्रमों में अब पेशेवर माफिया और अपराधी कहीं बाधक नहीं बन पाएंगे। इस दृष्टि से आज एनडीए की सरकार ने बिहार के अंदर भी प्रभावी भूमिका के साथ कार्य करना प्रारंभ किया है।
योगी ने दानापुर में राम कृपाल यादव और सहरसा में डॉक्टर आलोक रंजन के लिए चुनाव प्रचार किया। दानापुर में बीजेपी की तरफ से राम कृपाल यादव ने नामांकन दाखिल किया, जबकि आरजेडी की तरफ से रीतलाल यादव ने। रीतलाल यादव भागलपुर जेल से नामांकन पत्र दाखिल करने दानापुर अनुमंडल कार्यालय पहुंचे। बाधित करने के लिए योगी ने सहरसा की रैली में आरोप लगाया कि पहले बिहार में कांग्रेस और आरजेडी गरीबों का पैसा आपस में बांट लेते थे। जब भी बिहार विकास के बारे में चर्चा कर रहा है, योगी ने यूपी का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां माफिया राज खत्म हो गया। की विधानसभा में एक माफिया था, दुर्दांत माफिया था। उसके बंगले को हमने खाली करवाया और फिर बुलडोजर चलवाया। फिर उस वहां पर गरीबों के लिए आवास बनाए, हाई राइज बिल्डिंग बनवाई और गरीबों को फ्री में एक एक आवास उपलब्ध करवा दिया। बीजेपी की योजना के मुताबिक योगी आदित्यनाथ आने वाले दिनों में बिहार में 20 से अधिक चुनावी रैलियां करेंगे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि योगी की लोकप्रियता और उनकी सख्त छवि को देखते हुए बिहार के कई प्रत्याशी उनके प्रचार की मांग कर रहे हैं, खासकर उन सीटों पर जहां मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। तो योगी आदित्यनाथ ने मंच से बुर्गे वर्सेस विकास पर टिप्पणी कर डाली और माहौल वहां पर किस तरह से गर्म किया वो आपने देखा। लेकिन आपको अब बिहार में मुस्लिम समीकरण की भी एक तस्वीर दिखाते हैं। वो इसलिए क्योंकि देखिए एनडीए में बीजेपी और जेडीयू ने अपनी सभी सीटों पर जो है प्रत्याशियों के बारे में जानकारी दे दी है, लेकिन जेडीयू को लेकर बड़ी चर्चा है। क्यों चर्चा है? क्योंकि जेडीयू ने 101 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का जब ऐलान किया तो इस लिस्ट में चर्चा मुस्लिम उम्मीदवारों को लेकर। आपको यहाँ तस्वीर में हम इस वक्त दिखा रहे हैं। पिछली बार 11 कैंडिडेट्स को टिकट दिया था, इस बार सिर्फ 4 को दिया है। बीजेपी ने पिछली बार भी किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया और इस बार भी ये नंबर 0 ही है। लेकिन जन सुराज यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि देखिए जन सुराज पिछली बार तो मैदान में नहीं थी, लेकिन इस बार 21 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। और ये जो 21 का नंबर है ना, ये किसका खेल बिगाड़ेगा इस बार चुनावी जमीन में ही देखना होगा। लेकिन अपनी लिस्ट में नीतीश कुमार ने जहां पिछली बार 67% 67% मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम जो है वो क्यों काट दिए, ये सवाल बना हुआ है। ये तस्वीर देखिए। तस्वीर तो करीब 2 महीने पुरानी है, लेकिन 2 महीने पहले ही इस तस्वीर के जरिए नीतीश कुमार ने एक अलग संदेश दे दिया था। 21 अगस्त को पटना में जब मुस्लिमों के कार्यक्रम में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने नीतीश को टोपी पहनाने की कोशिश की तो उन्होंने मना कर दिया और टोपी उन्हीं को पहना दी थी। अब जब जेडीयू ने बिहार के सभी 101 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, तब जाकर ये मैसेज क्लियर हुआ। संदेश ये कि 2020 में जहां जेडीयू ने 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, तो वहीं इस बार सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। मतलब साफ है, करीब 67% मुस्लिम उम्मीदवार कम कर दिए गए। पहले टोपी पहनने से इनकार और अब सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट से साफ है कि आखिर नीतीश इस समीकरण के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं। बहरहाल अब इस नए दांव पर जहां जेडीयू इसका बचाव कर रही है, तो वहीं इसने विपक्ष को एक नया मौका दे दिया है। एनडीए पूरी तरह से अल्पसंख्यक विरोध की राजनीति कर रही है। अल्पसंख्यकों के साथ उनके हक और अधिकार के साथ हकमारी कर रही है। टिकट देने में जिस तरह से एनडीए के लोगों ने मुस्लिम समाज को दरकिनार किया, यह स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। अब तक एनडीए के द्वारा 226 सीटों की घोषणा की गई है, उसमें जनता दल यू के द्वारा जो 101 सीट मिले हैं, उसमें सिर्फ 4 उम्मीदवार मुस्लिम समाज से दिए गए हैं। जनता दल यू की तरफ से 4 अल्पसंख्यकों को टिकट दिया गया है। टिकट किस फॉर्मूला पर तय हुआ है, ये पार्टी के वरिष्ठ नेता और आदरणीय नीतीश कुमार जी जानते हैं। हम तो बस केवल इतना जानते हैं, 2005 के पहले जिन्हें बिहार नेतृत्व करने का मौका मिला, वो केवल बिहार के अल्पसंख्यकों को ठगने का काम किया। उनका सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया। आगे बढ़े उससे पहले आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। जेडीयू ने 2020 में जहां 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, तो वहीं इस बार सिर्फ 4 को दिया है।
तो वहीं बीजेपी ने ना तो 2020 में किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया था और न ही इस बार। तो वहीं पीके यानी प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने 116 सीटों में से 21 मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव खेला है। वैसे तो बिहार में मुस्लिम वोटर्स पारंपरिक रूप से महागठबंधन के साथ रहे हैं, लेकिन पिछली बार मुसलमानों के एक बड़े तबके ने ओवैसी की पार्टी AIMIM का साथ दिया था और यही वजह है कि सीमांचल में AIMIM ने 5 सीटें जीती थीं। अब पीके ने भी अब तक 21 मुस्लिम उम्मीदवार घोषित किए हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या बिहार चुनाव में मुस्लिम वोट एकजुट रहेगा? चुनाव में मुस्लिम वोटर्स का रुझान किस तरफ? 17% मुस्लिम वोटर्स किसका खेल बिगाड़ेंगे? मुस्लिम वोट बटा तो इसका ज्यादा फायदा किसको? बिहार में मुसलमानों का वोट बटा तो इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, ये बात किसी से छिपी नहीं है। बिहार में नाम मात्र के ही सही, लेकिन कुछ मुस्लिम नीतीश कुमार का भी साथ देते आए हैं। अब नीतीश कुमार का यह नया दांव बिहार में कितना कारगर साबित होगा, ये तो चुनाव के परिणाम ही तय करेंगे। शिवम, NDTV, पटना। और अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एक बार बिहार चुनाव को लेकर, जहां पर बीजेपी के स्टार कैंपेनर, स्टार प्रचारकों की लिस्ट सामने आई है और इस लिस्ट में जो नाम है उन पर फटाफट एक नजर डाल लेते हैं। इस चुनाव को लेकर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी रैलियां वहां पर प्लान्ड हैं। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा की रैलियां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, ये सब वो बड़े नाम हैं जो आपको वहां पर रैलियां करते हुए, प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। लिस्ट में भोजपुरी गायक पवन सिंह का नाम भी शामिल है। तो बिहार चुनाव के लिए प्रचारकों की ये सूची सामने आई है। PM मोदी, CM योगी, इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी वहां पहुंचेंगी। लेकिन सरप्राइजिंगली शाहनवाज हुसैन का नाम इसमें शामिल नहीं है, जबकि बिहार की लीडरशिप में उनका एक प्रमुख चेहरा है, लेकिन शाहनवाज हुसैन शामिल नहीं है। एक बार फिर आपको सिलसिलेवार तरीके से प्रमुख नाम हम इस वक्त दिखा देते हैं लिस्ट के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, CM उत्तर प्रदेश के, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। इसके अलावा जो स्टार्स हैं, बड़े चेहरे हैं जिनको लोग लोकप्रियता के आधार पर घर घर में जानते हैं, पवन सिंह, मनोज तिवारी, रवि किशन का भी बीजेपी प्रयोग करेगी पूरा इस दौरान। आइए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली खबर का और अब आपको मोतिहारी से खबर दिखाते हैं। यहाँ पर जो कैंडिडेट AIMIM के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं, उन्हें लेकर बड़ी चर्चा है, क्योंकि आज जब जनता के सामने आए तो नॉमिनेशन के लिए तो सर पर टोपी थी, माथे पर तिलक था, आई लव मोहम्मद के साथ हर हर महादेव का नारा भी था। कौमी एकता के प्रतीक के रूप में खुद को प्रचारित कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर क्या होगा आने वाले दिनों में देखना होगा। बिहार में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, एक के बाद एक चुनावी रंग देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही एक अलग रंग बिहार के मोतिहारी में देखने को मिला। सिर पर टोपी और माथे पर लाल टीका लगाए ये शख्स ओवैसी की पार्टी AIMIM की तरफ से चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं और इनका नाम है राणा रणजीत सिंह। मोतिहारी के मुस्लिम बहुल ढाका क्षेत्र से राणा रणजीत सिंह जब नामांकन के लिए जा रहे थे तो सिर पर टोपी पहना, माथे पर लाल टीका लगाया और खाली पैर यानी बिना चप्पल जूते पहने ही पर्चा भरने पहुंचे। राणा रणजीत सिंह के इन तस्वीरों को देखकर लोग कौमी एकता की मिसाल के तौर पर देख रहे हैं। बता दें कि रणजीत सिंह बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक राणा रणधीर सिंह के छोटे भाई हैं। टोपी पहनने के साथ साथ टीका लगाने पर रंजीत क्या कह रहे हैं, ये सुनिए। आप जो एक टोपी देख रहे हैं एक जिम्मेदारी है, मेरे मुस्लिम भाइयों ने जो विश्वास मुझ पर दिखाया है, और टीका जो देख रहे हैं वो मेरा धर्म है। अपने धर्म को सम्मान करते हुए हर धर्म का सम्मान किया जाना चाहिए और राजनीतिक मंच पे जाति और धर्म को नहीं लाना चाहिए, खास करके जो धर्म को लाया जाता है। ये कैंसर जो फैला हुआ है, राणा रणजीत सिंह जैसा पढ़ा लिखा नौजवान ये वैक्सीनेशन का काम करेगा। ये जो कैंसर है समाज को तोड़ने वाला, उसके वैक्सीनेशन का नाम है राणा रणजीत, उसके वैक्सीनेशन का नाम AIMIM, उसके वैक्सीनेशन का नाम है हर वो पढ़ा लिखा हिंदू, हर वो पढ़ा लिखा मुसलमान तो कहीं ना कहीं शिकार हो रहा है, पार्टी के षड्यंत्र का शिकार हो रहा है। नामांकन से पहले आई लव मोहम्मद और हर हर महादेव के लगे नारों पर रंजीत सिंह ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनाते हैं।
और आज जो हम लोगों ने शुरुआत किया है इसी बात से किया है कि हम लोगों ने जय बजरंगबली बोला, जय श्री राम बोला और आई लव मोहम्मद भी हम बोलते हैं और बोलते रहेंगे। ये जो है हिंदुस्तान वही पुराना हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, गांधी जी वाला हिंदुस्तान, जहाँ मुसलमान की लड़ाई एक हिंदू का बेटा लड़े और हिंदू की लड़ाई एक मुसलमान का बेटा लड़े, वही हमारा प्रयास है, वही पुराना हिंदुस्तान। वर्तमान में ढाका विधानसभा सीट बीजेपी के पास है, लेकिन एआईएमआईएम ने इस बार यहां से एक हिंदू को टिकट देकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। रंजीत सिंह को अगर एक तरफ मुसलमानों का समर्थन मिला तो इस सीट पर मुकाबला कांटे का हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो मोतिहारी से राणा रंजीत अपने इन बयानों के जरिए इस वक्त बड़ी चर्चा बटोर रहे हैं, लेकिन आपको ग्राउंड पर ले चलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद और आपको दिखाएंगे कि टिकट को लेकर कैसे अरमा बह गए आंसुओं में। फौरन लौट रहे हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और इस वक्त आपको एक बड़ी खबर दे दें एनडीटीवी वर्ल्ड समिट को लेकर। एनडीटीवी के ग्लोबल मंच पर दुनिया भर के बड़े लीडर्स, वर्ल्ड लीडर्स शिरकत करने वाले हैं और आपको बता दें आज ही ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक एनडीटीवी वर्ल्ड समिट के लिए पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में हिस्सा लेने के लिए बड़े एक्साइटेड हैं, रोमांचित हैं। Hi India, this is Rishi Sunak. I am thrilled to be at NDTV's World Summit at the Bharat Mandapam here in New Delhi. I'm looking forward to discussing the future of global growth with India's rising stars. And of course, looking forward to seeing my good friend Prime Minister Narendra Modi ji and meeting the young leaders who are shaping the future. I'll see you there. तो दिल्ली के भारत मंडपम में कल एनडीटीवी वर्ल्ड समिट का ग्लोबल मंच तैयार होगा जिसमें वर्ल्ड लीडर्स शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां पर खास मौजूदगी रहेगी। रात 8 बजे उनका संबोधन होगा यहां से और हम इसके लिए पूरी तैयारी के साथ कल वहां पहुंच रहे हैं। आप भी हमारे साथ एनडीटीवी के हर प्लेटफॉर्म पर जुड़िएगा। इस बीच श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिणी अमरसूरिया भी भारत पहुंची हैं और उन्होंने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट को लेकर क्या कहा, ये सुनिए। Yes. If you could give a word to NDTV about your experience up to until now and forward looking onto Sri Lanka and India ties. It's been great so far. This has been my first day and I look forward to the summit very much. Yeah, ma'am. Look, could you please tell us, how excited are you with respect to our World Summit? I'm very excited. I'm looking forward to it very much tomorrow and to meeting Prime Minister Modi as well. All right. Thank you so much. तो एनडीटीवी वर्ल्ड समिट का हर अपडेट आपको हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी मिलता रहेगा। लेकिन आइए रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार चुनाव की तरफ बात करते हैं, जहां पर तेजस्वी यादव को लेकर एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं। हलफनामा, क्योंकि नॉमिनेशन उन्होंने कल फाइल किया राघोपुर से, तो इस दौरान जो हलफनामा सामने आया उसमें जो डिटेल्स हैं, जिसमें उनकी संपत्ति से जुड़ी इंफॉर्मेशन भी हैं, उन्होंने जो घोषित संपत्ति की वो 8 करोड़ रुपए की बताई जा रही है, जिसमें एक इटली मेड पिस्तौल के मालिक भी तेजस्वी हैं और तेजस्वी पर 55 लाख रुपए का लोन भी है। अब आपको उनकी संपत्ति की डिटेल भी दे देते हैं। चल अचल संपत्ति 8 करोड़ 980 ग्राम सोना जिसकी कीमत करीब 83 लाख है, 3.5 किलो चांदी कीमत करीब 2 लाख के आसपास। उनकी पत्नी के पास 1 करोड़ 88 लाख की संपत्ति है। लोन बकाया है 55 लाख रुपए का और सरकारी बकाया है 1 करोड़ 35 लाख का। इसके साथ ही इटली की पिस्टल के शौकीन है तेजस्वी। उनके पास एनपीबी 380 बोर बरेटा पिस्तौल है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा है। तो यहाँ पर तेजस्वी यादव के हलफनामे में उनकी प्रॉपर्टी से जुड़ी डिटेल्स हमने आपको दिखाई, लेकिन अब उन प्रत्याशियों के बारे में आपको बताते हैं जो जबरदस्त नाराज चल रहे हैं। और नाराजगी जाहिर करने का तरीका एक मंच सोशल मीडिया बन गया है, जहां पर लाइव आकर कार्यकर्ताओं ने आंसू बहाए हैं। वो कैंडिडेट जिनके टिकट कटे हैं या जिन्हें उम्मीद थी कि जो सालों साल उन्होंने मेहनत की उसका फल स्वरूप उन्हें टिकट के रूप में मिलेगा, लेकिन टिकट मिला नहीं। तो गोपालगंज और बिहार के समस्तीपुर के तस्वीर जरा देखिए इस रिपोर्ट में। अब मैं संघर्ष से मुक्त होना चाहता हूँ। सभी साथियों को भी कहना चाहता हूँ कि इतने दिन में मुझसे जो गलती हुई होगी उसके लिए सब लोग मुझको क्षमा करेंगे। टिकट वाली लिस्ट में नाम नहीं दिखा तो नेताजी के अरमान आंसुओं में तब्दील हो गए। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के नेता अभय सिंह फिर एक बार मोरवा सीट से टिकट चाहते थे, लेकिन ये सीट जेडीयू के खाते में चली गई। अब मैं आप लोगों को सेवा देने में नहीं सक्षम हूँ।
मैं परेशान हो गया हूँ इस टिकट वाली व्यवस्था से। मैंने बार बार सब लोगों पर भरोसा किया, सभी दल पर भरोसा किया, निर्दल भी चुनाव लड़ के देखा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप तमाम सर्वदलीय कार्यकर्ता से जो हाल मेरा है वही हाल सबका होगा, हो भी रहा है, किसी का कोई सुनने वाला नहीं है। एनडीए में गठबंधन के तहत जब चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें दी गईं, तब मोरवा और रोसड़ा सीटें भी पार्टी के हिस्से में थी। लेकिन खबर है कि नीतीश की नाराजगी को दूर करने के लिए मोरवा सीट जेडीयू को दे दी गई। अभय सिंह को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने बाकायदा फेसबुक लाइव करके अपनी पीड़ा का इजहार किया। सब लोग केवल चुनाव में 15 दिन और 1 महीना आपको लॉलीपॉप देंगे, मलाई देंगे, किशमिश देंगे या फिर रसगुल्ला देंगे, मुर्गा देंगे, दारू देंगे। बाकी चुनाव जिस दिन बक्सा बंद हो जाएगा उसके बाद फिर आपसे 20% कमीशन और 25% कमीशन, 30% कमीशन वसूला जाएगा। यही इमोशन बिहार के गोपालगंज में भी दिखा। मौजूदा विधायक कुसुम देवी का टिकट कट गया तो वो भावुक होकर पार्टी पर धोखा देने का आरोप लगाने लगी। 2022 में मुझे चलने का शक्ति नहीं था। उस समय सभी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे जिताने की काम किया, लेकिन पार्टी ने क्या किया, पार्टी ने मुझे धोखा दिया। कुसुम देवी बिहार के पूर्व सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह की पत्नी है। सुभाष सिंह की मौत के बाद उपचुनाव में कुसुम सिंह की जीत हुई थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने युवा नेता सुभाष सिंह को प्रत्याशी बना दिया, जिसके बाद बगावत के आंसू बहने लगे। चुनावी आंसू आक्रोश में बदलेंगे और फिर भीतर घात भी होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि समस्तीपुर और गोपालगंज से निकले आंसू इतने भी ताकतवर नहीं कि पार्टी के उम्मीदवारों को रुला सके। और देखिए यहाँ पर इन आंसुओं का मोल सिर्फ एक खबर तक सीमित इसलिए नहीं रहना चाहिए क्योंकि एक कार्यकर्ता की चप्पल घिस जाती है उस पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते जहाँ पर उनके हाथ टिकट आता है। और टिकट भी गारंटी नहीं है इस बात की कि आपको पावर मिल जाएगी, लेकिन अपने क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन करना, प्रतिनिधित्व करना लगभग हर कार्यकर्ता का सपना होता है। और ऐसे में कभी परिवारवाद के चलते, कभी किसी स्टार की पैराशूट लैंडिंग हो गई पॉपुलैरिटी के चलते, कभी गठबंधन की मजबूरियां हैं या कभी किसी और वजह से जब टिकट नहीं मिल पाते तो लोगों की नाराजगी का ये आलम है। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे बिहार में सीटें रिजर्व हैं अपने परिवार के लिए। बेटे बेटियों को टिकट मिल रहे हैं, भतीजों को टिकट मिल रहे हैं, सास तक को टिकट मिल रहे हैं। तो बिहार में परिवारवाद किस तरह से टिकट बंटवारे में छाया हुआ है, रिपोर्ट देखिए। बिहार में एनडीए ने लगभग सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी, जेडीयू, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा ने भी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। चारों पार्टियों की तरफ से जारी उम्मीदवारों की लिस्ट पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि मानो बिहार में पारिवारिक टिकट वितरण कार्यक्रम चल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी दलों में किसी ने पत्नी, किसी ने बेटा, तो किसी ने बहू, तो किसी ने सास, तो किसी ने साली को टिकट दिया है या फिर दिलवाया है। वैसे तो ऐसे नेताओं की फहरिस्त बड़ी लंबी है, लेकिन कुछ खास नेताओं के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के बारे में आपको बताते हैं। मांझी ने इमामगंज विधानसभा सीट से दीपा कुमारी को टिकट दिया है, जो उनकी बहू है। इसके साथ ही मांझी ने बाराचट्टी विधानसभा सीट से ज्योति देवी को चुनावी मैदान में उतारा है, जो उनकी समधन है। मतलब 6 से 2 टिकट तो अपने परिवार के लिए रिजर्व कर लिया। सिर्फ जीतन राम मांझी ही परिवार में टिकट नहीं बांट रहे, दूसरे दल भी इसमें पीछे नहीं है। गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिली हैं। इसमें 1 सीट कुशवाहा ने अपनी फैमिली के लिए रिजर्व कर लिया। सासाराम विधानसभा सीट से कुशवाहा ने अपनी पत्नी स्नेहलता को मैदान में उतारा है। एनडीए में 2 प्रमुख दल बीजेपी और जेडीयू भी इसमें पीछे नहीं है। अब जेडीयू की बात करते हैं।
जेडीयू ने पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को नवीनगर से टिकट दिया है, तो वहीं लोजपा सांसद वीणा देवी की बेटी कोमल गायघाट से चुनावी ताल ठोकेंगी। इसके साथ ही पूर्व मंत्री राम लखन के बेटे विनय कुमार चौधरी को बेनीपुर, तो वहीं पूर्व सांसद कमला मिश्र की बेटी शालिनी मिश्र को केसरिया से टिकट मिला है। इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम लोजपा सांसद वीणा देवी की बेटी कोमल का है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सीट पर पहले चिराग दावा ठोक रहे थे, लेकिन बाद में यह सीट जेडीयू के खाते में चली गई। पहले माना जा रहा था कि लोजपा सांसद वीणा देवी की बेटी कोमल लोजपा के ही टिकट पर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन जब ये सीट जेडीयू के पास गई तो जेडीयू ने कोमल को ही टिकट दिया। मतलब कुल मिलाकर ये कि सीटों का फेरबदल हुआ, लेकिन टिकट परिवार में ही मिलना था, चाहे जिस भी पार्टी से मिले। कोमल के पिता दिनेश सिंह जेडीयू से ही एमएलसी हैं। टिकट मिलने के बाद कोमल ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। मैं सभी गायघाट वासियों को, जो मेरा परिवार है, उनको तहे दिल से आभार और धन्यवाद देती हूँ और उनको भी बधाई देती हूँ कि हमारी बहुत बड़ी जीत है, जो हमें आज आपके उनके आशीर्वाद से, जो शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा दिखाया है, मैं शीर्ष नेतृत्व को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ अपने सारे शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश के, केंद्र के और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि जो भरोसा उन्होंने मुझ पर जताया है, मैं उस भरोसे पे खड़ी उतरूंगी। इस लिस्ट में बीजेपी भी पीछे नहीं है। ऐसे ऐसे नेताओं को टिकट दिया है जिसमें कोई पूर्व सीएम का बेटा है तो कोई पूर्व केंद्रीय मंत्री का। बीजेपी की लिस्ट भी थोड़ी लंबी है, लेकिन 3 नाम चर्चा में हैं। बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह को जमुई से टिकट दिया है, तो वहीं झंझारपुर से पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा चुनावी ताल ठोकेंगे। दिनारा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाशपति मिश्र के भतीजे राजीव रंजन को टिकट मिला है। पारिवारिक टिकट वितरण कार्यक्रम में विपक्षी दल भी कहां पीछे रहने वाले हैं। इधर आरजेडी में तेज प्रताप के ससुर चंद्रिका राय की भतीजी डॉक्टर करिश्मा राय को आरजेडी ने परसा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है, तो उधर जनसुराज में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपी सिंह की बेटी लता सिंह आस्थमा विधानसभा सीट से ताल ठोक रही हैं। चाहे नेता जितना भी कहे कि वो राजनीति में परिवारवाद नहीं करते, लेकिन जब भी चुनाव का वक्त आता है तो कई टिकट अपने परिवार वालों के लिए रिजर्व कर लेते हैं। पटना से शिवम कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो यहाँ कैसे परिवार में टिकटों का बंटवारा हो रहा है उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन अब परिवार की ही तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर 2 भाई जब नॉमिनेशन के लिए निकले तो क्या दिखाई दिया, जरा इन 2 तस्वीरों में देखिए। एक तस्वीर में आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव को, जिन्होंने राघोपुर से कल नॉमिनेशन फाइल किया। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं तेज प्रताप को, जिन्होंने महुआ सीट से नॉमिनेशन फाइल किया। लेकिन परिवार से कैसे टकराव की स्थिति है, उन सबके बीच 6 साल के लिए तो निष्कासित कर दिए गए तेज प्रताप पार्टी से, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए वो मैदान में उतरे हैं। अब देखिए, तेजस्वी यादव के साथ कल उनके माता पिता यानी लालू यादव, राबड़ी देवी शामिल थे, जबकि तेज प्रताप के साथ माता पिता नहीं थे। हालांकि मां का आशीर्वाद लेकर निकले घर से, लेकिन साथ में जो तस्वीर थी उनके हाथ में, उनकी दादी की तस्वीर, उसने मीडिया कैमरों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। अब सवाल यह है कि तेज प्रताप की चुनावी मैदान में मौजूदगी किसके लिए फायदा, किसके लिए नुकसान, सवाल बना रहेगा। तेज प्रताप यादव के साथ उनकी दादी मर्छिया देवी। दादी की तस्वीर लेकर तेज प्रताप महुआ से नामांकन दाखिल करने निकले और एक खास तर्क के साथ निकले। हमारे साथ मेरे माँ बाप सब साथ में, ये हमारी दादी है। अच्छा, ये हमारी दादी हमारे साथ है। माँ मर्छिया को हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। ये जरा दिखाइए शॉर्ट से, ये दादी को आप साथ लेकर जाएंगे, माता पिता का आशीर्वाद भी आप कहते हैं किसी भी काम के लिए। दादी तो सर्वोपरि है ना, गुरु है हमारे पीछे बैठे, वृंदावन से आए। अच्छा, क्या कहेंगे हसनपुर छोड़कर महुआ मानते हैं? हसनपुर छोड़कर महुआ, महुआ का लोग पुकार रहा है, अब वहाँ जा रहे हैं। मर्छिया देवी तेज प्रताप की दादी यानी लालू प्रसाद यादव की मां है। तेज प्रताप यादव से पूछा गया कि वो लालू यादव और राबड़ी देवी का आशीर्वाद लेने नहीं जाएंगे क्या। तो अभी माँ बाप का आशीर्वाद लेने जाएंगे तेज प्रताप? नहीं, तो हम तो आशीर्वाद ले लिए ना, क्या आशीर्वाद ले लिए। चलिए। नामांकन से एक दिन पहले तेज प्रताप ने अपने समर्थकों को भी याद किया और उन फैंस को भी जो सोशल मीडिया पर उन्हें फॉलो या लाइक करते हैं। जरा सुनिए, शायद राजनीति में आपने ऐसी अपील कहीं नहीं सुनी होगी। सभी लोग, महुआ के लोग और
जो भी हमको लाइक करते हैं, जो हमको फॉलो करने का काम करते हैं, सभी लोग वहाँ महुआ अनुमंडल में उपस्थित हों, ये मैं अपने तरफ से निमंत्रण देने का काम कर रहा हूँ। जय हिंद। महुआ विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल ने मुकेश रोशन को अपना उम्मीदवार बनाया है। कि लालू जी हम लोग को एक परिवार के सदस्य के रूप में मानते हैं और एक कार्यकर्ता के नाते उन्होंने जो हम लोग को सम्मान दिया है, ये आजीवन हम लोग उनके आभारी हैं। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, महुआ की जनता जिंदाबाद। मुकेश रोशन भी एक्टिव दिख रहे हैं सर, लगातार जनता से अपील कर रहे हैं जब से चुनाव। देखो यार, मैं फालतू लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, मैं फालतू लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। कौन क्या है नहीं है, कौन एक्टिव है नहीं एक्टिव है, कौन डिसएक्टिव है, उससे हमको नहीं मतलब है। हमको महुआ के लोगों से मतलब है। जाहिर है महुआ का मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है। मुकेश रोशन को राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट जरूर दे दिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि तेज प्रताप के साथ पार्टी और परिवार दोनों समीकरण का काम करेंगे। आइए बढ़ते हैं, थोड़ा आपको यूपी की पॉलिटिक्स की तरफ लेकर चलते हैं। क्यों अखिलेश यादव का बयान चर्चा में है और कैसे बीजेपी ने उन पर क्या आरोप लगाए हैं, आइए देखते हैं। सरकार स्वदेशी का मैं चूर्ण खिला रही है हमें और आपको। भाई स्वदेशी के नारा क्यों देते हो आप? जिस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, अब अमेरिका से सीखिए, चीन पे टैरिफ लगा दो आप। स्वदेशी का नारा तो केवल हमें और आपको गुमराह करने के लिए है। अगर वाकई में स्वदेशी उनके मन में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तो स्वदेशी है, मन में विदेशी है। जिनके खून में विदेशी संस्कृति भरी हो, जो स्वदेशी के महत्व को ही न जानते हों, ऐसे लोगों से कोई बड़ी अपेक्षा नहीं की जा सकती। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद नक्सलियों के सरेंडर पर बड़ी खबर, पूरी डिटेल के साथ फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।